Hello everyone, I welcome you all to this video lecture series for the design of steel structure on the platform of AKTU Digital Education. In our lecture 6, we will be solving some problems based on load calculations. In our previous lectures, we have seen what kind of a loads, what are the different loads which a structure may be subjected to during its entire life, and what are the different possible combinations which are suggested or a structure may be subjected to. Okay. So, by using those knowledge or that knowledge, we will be dealing this problem. Okay. So, now let us first look at a problem which is given us to here. Okay. Yes. प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है. अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज प्रपोज्ड इन दिल्ली वेयर क्लस्टर ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट. ओके. डिटरमाइन द डिज़ाइन विंड प्रेशर. ओके. सो ये जो प्रॉब्लम है हमारी वो विंड प्रेशर को डिज़ाइन करने के लिए है. हम लोगों ने अपने आई थिंक थर्ड लेक्चर में विंड प्रेशर को किस तरीके से कैलकुलेट करें, डिज़ाइन विंड प्रेशर को किस तरीके से कैलकुलेट करें, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. अब उसी डिस्कशन को आगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम में. सो डिटरमाइन द डिज़ाइन विंड प्रेशर. व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन द डिज़ाइन विंड प्रेशर इफ़ द रिटर्न पीरियड इज़ 50 years, the size of the building is 25 cross 50 and the height is 150 meter. Use the following data. Okay, what is given to us in the following data? That basic wind speed in Delhi is 44 meter per second. Risk coefficient given to us is 1 for the general buildings. Size factor, topography 1, level ground. Okay. So we know that to determine the design wind speed we require some coefficients k1, k2, k3. k1 क्या होता है, रिस्क कोफिशिएंट होता है. k2 क्या होता है, साइज फैक्टर होता है. टोपोग्राफी सॉरी k3 क्या होता है, हमारा टोपोग्राफी फैक्टर होता है. आई हैव टोल्ड यू दैट दीज फैक्टर डिपेंड अपॉन वेरियस थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल रिस्क कोफिशिएंट इस बात पर डिपेंड करता है कि वो हमारी बिल्डिंग कितनी ज़्यादा रिस्क प्रोन है, डिपेंडिंग अपॉन किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हम उस बिल्डिंग को लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना. जैसे हॉस्पिटल है तो उसका रिस्क कोफिशिएंट अलग होगा, हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसका रिस्क कोफिशिएंट अलग होगा, कोई स्टोरेज या वेयर हाउस है तो उसका रिस्क कोफिशिएंट अलग होगा. सिमिलरली साइज़ फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की हमारी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है या कोई शेड है जिसका एट मैक्स हाइट 10 मीटर 20 मीटर के आसपास है ना. सिमिलरली टोपोग्राफी वहाँ पे कैसी है, प्लेन टेरेन है या हिली रीजन है ना. तो इन सब चीज़ों पे ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. द कैलकुलेशन ऑफ दीज फैक्टर इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. We will not be dealing with the calculation of these factors or coefficients. Okay, so in most of the problem these problems should be these coefficient, the value of these coefficient should be given to us. Okay, अब बात करते हैं कि हम डिज़ाइन विंड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो डिज़ाइन विंड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी नो दैट डिज़ाइन विंड प्रेशर इज कैन बी कैलकुलेटेड एज Pz is equal to 0.6 times of V Z square. Okay, P Z square. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं, आई थिंक थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने इस वाले फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे Pz क्या होता है, हमारा डिज़ाइन विंड प्रेशर होता है. व्हाट इज़ Vz? Vz इज़ द डिज़ाइन विंड स्पीड. If we square the design wind speed and multiply it with the 0.6, we will get the design wind pressure. So अब ये पता करते हैं कि डिज़ाइन विंड स्पीड क्या होता है. डिज़ाइन विंड स्पीड के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इट इज़ k1 टाइम्स k2 टाइम्स k3 टाइम्स द बेसिक विंड स्पीड. ओके, k1 k2 टाइम्स ऑफ बेसिक विंड स्पीड. सो k1 is given to us, risk coefficient, size factor is given to us, and topography factor k3 is given to us. Also that basic wind speed is also given to us. Let's put these value into this formula and get the Vz and get the Pz. Okay, so Vz will be
K1, K2, K3 times of VB. K1 is given to us, I think K1 1, K2 1.1 and K3 1. 1 multiplied by 1.1 multiplied by 1, and basic wind speed is given to us 44 meter per second. Okay, the unit will be meter per second. So let's multiply this. I have a calculator. 44 into 1.1. This will come out to be 48.4 meter per second. Okay. Now let's go for the design wind pressure PZ. PZ will be 0.6 times of Vz square, and Vz value we have already calculated in 48.4 square. Okay, let's calculate this. 48.4 square into 0.6. This will come out to be 1405.54 Newton per meter square. Okay, Newton per meter square. The unit will be at Newton per meter square. Let's convert this into kilonewton. This will be 1.40 kilonewton per meter square. To convert that from Newton to kilonewton, we have divided it by 1000. So this will be our design wind load. So it is a very easy way to calculate the design wind pressure on any building. Let's go to another problem. देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है. कंसीडर अ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग शेड, ओके, मेड अप ऑफ 2 single bay frame, okay, of 7 meter height and 8 meter span. Okay, let's draw this figure, जिससे कि क्या रहेगा, हमें एक आइडिया बनता रहेगा कि क्या क्या फिगर में बेसिकली क्वेश्चन में दे रखा है. तो फिगर बनाते हुए चलते हैं हम. एक शेड बनाना है विच इज़ मेड अप ऑफ 2 single bay frame. Okay, first we must draw a shade. Okay, this is a shade. Let's draw it a bigger, a little bigger. Okay. Okay. A shade, single bay frame, 2 single bay frame of 7 meter height. The height of the frame is given as to a 7 meter. Nothing is mentioned. Okay. Roof is 8 cross 10. Roof's dimension is 8 cross 10 meter. All dimensions are in meter. Subjected to an imposed load of 5 kilonewton per meter square. It is subjected to a imposed load of 5 kilonewton meter. Imposed load 5 kilonewton per meter square. Okay, it is talking, it is given us into per area terms. Okay, determine the design load at one of the column base. हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कॉलम के बेस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चाहिए, डिज़ाइन लोड एट वन ऑफ द, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे हमें डिज़ाइन लोड पता करना है. एंड यूज़ द फॉलोइंग डेटा. अब देखते हैं फॉलोइंग डेटा क्या क्या गिवन है. कॉलम एंड बीम इज़ मेड ऑफ ISMB 300. कॉलम जो हमारा बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, ISMB 300 का, एज वेल एज
बीम भी हमारी जो बनी हुई है वो ISMB 300. Okay. Beams are provided with hinge support. These supports are hinge, while columns are fixed at the base. Okay. ये columns को हमारा fix कर दिया गया है. Okay. Roof sheets weight 0.05 kilonewton per meter square. इसका मतलब ये है कि हमें रूफ शीट का डेड लोड दे रखा है. तो डेड लोड ऑफ रूफ 0.05 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये सारा डेटा हमें गिवन है. अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे कितना हमारा डिज़ाइन लोड रहेगा. सो टू लुक एट द कॉलम, हमें ये पता चलेगा कि उसके ऊपर कितने तरीके के डिफरेंट लोड्स एक्ट कर रहे हैं. नथिंग इज़ मैंशनड अबाउट द विंड लोड, नथिंग इज़ मैंशनड अबाउट द अर्थक्वेक लोड. Only it is mentioned about the it is mentioning about the imposed load and some dead load. Okay, so हम केवल और केवल डेड लोड और इम्पोज लोड को ही कंसीडर करेंगे, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड के बारे में क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो भी हमारा डिज़ाइन लोड बनेगा उसी को हम फाइनली अपना डिज़ाइन लोड कहेंगे. तो इफ़ वी लुक एट द कॉलम, सो हमें ये पता चलेगा कि उसके ऊपर किस किस तरीके के लोड लग रहे हैं. इस कॉलम के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बेस पे देखें तो इसका एक तो सेल्फ वेट आ रहा होगा, है ना. सेल्फ वेट को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ. इसका यहाँ पे एक सेल्फ वेट आ रहा होगा. ये ब्लैक पेन से सेल्फ वेट में शो करने की कोशिश कर रहा हूँ. सेल्फ वेट ऑफ कॉलम. ओके. फिर इसके बाद इसके ऊपर रूफ का लोड आ रहा होगा एज वेल एज बीम का लोड आ रहा होगा. बीम लोड और रूफ से जो भी लोड आ रहा है. ओके. सो एक एक करके इन सारे लोड्स को हमें ऐड करना है और दैट विल बी आवर डिज़ाइन लोड by multiplying that addition to a some partial safety factor for the loads. ठीक है. अब बात करते हैं कि हमारा एक एक करके लोड ज़रा कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले जो टोटल लोड आ रहा होगा, टोटल डिज़ाइन लोड विल बी गामा एफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स मल्टीप्लाइड बाय रूफ का लोड. अब रूफ के लोड में दो लोड हैं हमारे पास. पहला तो हमारा डेड लोड है और दूसरा इम्पोज लोड है. डेड लोड प्लस इम्पोज लोड ऑफ रूफ. फिर दूसरा हमारा बीम का डेड लोड है. बीम के ऊपर इम्पोज लोड के बारे में बात नहीं करी गई है, केवल और केवल रूफ के ऊपर इम्पोज लोड लगा हुआ है. एंड सेल्फ वेट ऑफ कॉलम. ठीक है. तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके अगर हम ऐड करके और आपस में 1 गामा एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द डिज़ाइन लोड. नाउ लेट्स कैलकुलेट ऑल दीज टर्म्स वन बाय वन. ओके. फर्स्ट लुक एट द डेड लोड. सबसे पहले रूफ की बात करते हैं और रूफ के डेड लोड को देखते हैं. सो वी हैव बीन गिवन द डेटा अबाउट द डेड लोड और सॉरी वेट ऑफ द शीट. वेट इज गिवन अस टू 0.05. ओके. वेट हो जाएगा हमारा 0.05. अब टोटल एरिया क्या है हमारा? टोटल एरिया वी हैव बीन गिवन ओवर हियर इज 8 क्रॉस 10. ओके. सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 8 क्रॉस 10. दिस विल बी इन किलो न्यूटन. मल्टीप्लाई करते हैं इसको 80 टाइम्स. लेट मी यूज माई कैलकुलेटर. 80 टाइम्स 0.05. This will be coming out to be 4. Let me erase it. ओके. ये हो गया रूफ का डेड लोड. अब बात करते हैं इम्पोज लोड की. इम्पोज लोड हमारा क्या हो जाएगा? रूफ के ऊपर हमें क्या गिवन है? इम्पोज लोड इज़ गिवन अस टू बी 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हमारा इम्पोज लोड आ जाएगा
5 into 8 into 10, the area of the roof, okay, 80 times there will be 400 kilonewton. Okay, yes, कैलकुलेशन इज गुड. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो द स्ट्रक्चर विच इज़ गिवन टू अस इज़ फेयरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. ओके, इट इज़ नथिंग इज मैंशनड अबाउट द अनसिमेट्री और एनीथिंग अदर. सो हम इसको एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की तरीके से कंसिडर करेंगे और जो भी लोड आ रहा होगा है ना, वो हाफ लोड इस पोर्शन में डिवाइड हो रहा होगा, हाफ लोड इस पर्टिकुलर पोर्शन में डिवाइड कर रहा होगा, या दूसरे शब्दों में बोले हाफ लोड हमारा ये वाला बे फ्रेम ले रहा होगा और हाफ पोर्शन हमारा ये वाला फ्रेम ले रहा होगा. तो हाफ पोर्शन जब, और ये फ्रेम भी जो है हमारा वो सिमेट्रिकल है, तो जो टोटल लोड आ रहा होगा हमारे रूफ का, दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच कॉलम. ओके, सो अभी ये जो भी हमारा लोड आया है, डेड लोड और इम्पोज लोड, इसको 1/4 सिंस दे आर 4 कॉलम, तो इसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक कॉलम पे. सो this will be 404 divided by 4, it will be 101 kilonewton on, yes, 101 kilonewton this will be acting on the column. So इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 101. ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बीम के बारे में बात करते हैं. अगला जो हमारा टर्म है बीम का डेड लोड. अब बीम का डेड लोड कैसे निकलेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए बीम का लोड कितना होता है. बीम हमारी जो है वो किसकी बनी हुई है, ISMB 300. ISMB 300 का मतलब क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू इन, आई थिंक इन माय सेकंड लेक्चर, व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंट सेक्शन वी यूज इन एनी स्टील स्ट्रक्चर. सो and I have also told you that the dimension or the weight or the specific sectional property of these sections are mentioned in the IS 808, sorry, in SP6, not in 808, in SP6. In SP6 or the steel table, the dimensions or the weight or the sectional properties of these sections has been mentioned over there. Okay, so वहाँ से हम ISMB 300 का weight calculate करेंगे. Okay, so if you look in the steel table, you will find that the weight of this will be around 44.2 I think kilogram, yes, 44.2 किलोग्राम पर मीटर लेंथ. ओके, तो ये जो वेट हमें दे रखा है ISMB का हमारे स्टील टेबल में, वो 44.2 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से दे रखा है. ओके, अब I'll also show you the steel table. In this lecture I would not be able to show you the steel table. In our next lecture or in our further lectures I would show you the steel table and how these things you can find out from that table. Okay, so हमें पर मीटर लेंथ में पता था. अब ये देखते हैं कि कितनी हमारा लेंथ है हमारे इसका. तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्रेम की जो लेंथ है या फ्रेम में जो बीम है इसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर, और जो हाइट है हमारे कॉलम की वो 7 मीटर है. ठीक है, यस. तो बीम का हमें ये पता चल गया. तो बीम का डेड लोड कितना हो जाएगा, बीम डेड लोड विल बी 44.2 इंटू लेंथ ऑफ द बीम इज 8 मीटर एंड इट इज़ गिवन इन किलोग्राम एंड वी आर डीलिंग विद द किलो न्यूटन. ओके, सो किलोग्राम को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट विल हैव टू डू, वी मस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 9.81. इससे क्या होगा, ये हमारा किलोग्राम को जब जी से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन एंड इफ विल डिवाइड इट बाय 1000 विल गेट द वैल्यू इन किलो न्यूटन. ओके, सो लेट मी कैलकुलेट दिस वैल्यू. 44.2 into 8 into 9.81 divided by 14 divided by 1000. So this will come out to be 3.468 किलो न्यूटन. ओके, तो अब हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया. बट इफ वी लुक एट द बीम, दिस बीम इज सपोर्टेड बाय 2 कॉलम. तो इसका जो भी लोड होगा हमारी बीम का, दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज 2 कॉलम. तो जो भी लोड आ रहा है उसका आधा ही हमारा कॉलम पे जा रहा होगा. ठीक है, तो 3.468 डिवाइडेड बाय 2 लोड ऑन ईच
column because of beam, because of beam will be 3.468 divided by 2. ये कितना आ जाएगा हमारा? Let me calculate this. It divided by 2. 1.734 kilonewton. So इस टर्म की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली 1.734. ओके. Now let's calculate the self weight of the column. How the self weight will be calculated? In the same manner we have calculated the dead load for the beam. Okay. Now let's go for the self weight of the column. Let me erase this. I am not very much familiar with this eraser, so that is why it is taking me long time. Okay. So we have calculated. Now, sorry, let's calculate the self weight of the column. To calculate the self weight of the column, we must know the weight of the column. Self weight of column. सेल्फ वेट क्या हो जाएगा हमारा टोटल वेट कितना था 44.2 किलोग्राम पर मीटर था और कॉलम की हाइट हमारी कितनी है 7 मीटर. तो यहाँ से हमें टोटल लोड पता चल जाएगा 44.2 एंड लेट मी कन्वर्ट इट इन किलो न्यूटन. सो टू कन्वर्ट इन किलो न्यूटन वी मस्ट मल्टीप्लाई विद द 9.81 एंड डिवाइड इट बाय 1000. एक साथ ही सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं. 44.2 into 7 into 9.81. Yes. If we will go, we will find it. This will come out to be 3.035 किलो न्यूटन. अब कॉलम तो पूरा का पूरा ही अपना लोड लेगा, तो ये पूरी तरीके से हमारा कॉलम में चला जाएगा. ओके. तो सेल्फ वेट ऑफ कॉलम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3.035. ओके. सो इस तरीके से हमने सारे के सारे हमारे जो नंबर्स थे वो कैलकुलेट कर लिए. नाउ to calculate the total design load, we must add all these numbers and multiply with the gamma f. What is the value of the gamma f? From that table which I have shown you in previous lecture, we can find the value of gamma f. From that table, that is, I think that table is table number 4 in IS 800. You will find that the value of gamma is given 1.5. ओके. सो वहाँ से अगर हम वैल्यू देखेंगे तो हमें वैल्यू 1.5 दे रखी है, तो इन सभी नंबर्स को ऐड करके 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल डिज़ाइन लोड अपना कैलकुलेट करते हैं. लेट मी अगेन यूज़ दैट इरेजर. yes. So gamma f is given to us 1.5. We have calculated the dead load plus imposed load of the roof is 101. हाँ, why 101? Because सारा का सारा जो लोड आ रहा है वो चारों कॉलम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए 101 हो गया है. बीम का जो लोड आ रहा है वो हमारा हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और जो हमारा सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम है वो पूरा का पूरा कॉलम के ही ऊपर आया है ना. और ये सारे जो नंबर्स हैं वो किलो न्यूटन में हैं. सो let me add and multiply. So 101 plus 1.734 plus 3.035, it will be 105.76 and multiply it 1.5.
So this value will come out to be 158.65 kilonewton. So this 158.65. So the design load at this particular column base will be 158 point, what was the number, 65 kilo Newton. Okay. So from this we have seen that how we can calculate the dead load, how we can calculate the imposed load, and by combining them we can get the design load for anywhere in the structure or any particular joint or connection. Okay. तो इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन लोड को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड नाउ वन में आस्क दैट कि यहाँ पे हमारा जो मोमेंट वगैरह क्यों नहीं ट्रांसफ़र हुआ, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड अ हिंज सपोर्ट, देयर इज़ अ हिंज सपोर्ट. इसकी वजह से केवल और केवल लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कि कोई भी मोमेंट. तो जो डिज़ाइन लोड होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द डेड लोड एंड द लाइव लोड, एंड देयर विल नॉट बी एनी मोमेंट एट दिस joint or support. Okay. So this is from my side for this calculation. For these problems based on load calculation, we will continue our lecture discussion from next lecture. Okay. Thank you everyone.